हाँ तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक अपन सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपको विलेयता और विलेयता में हेनरी का नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं आज के टॉपिक को, विलेयता को। विलेयता का मतलब होगा किसी भी विलायक में विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है। अब वो विलायक चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। विलेयता में गैसों की द्रव में विलेयता को समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? गैसों की द्रव में विलेयता के बारे में। गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता मतलब किसी द्रव में गैस घुल रही है तो वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है कि कहां पर ज्यादा ताप रखना पड़ेगा, कहां पर ज्यादा दाब रखना पड़ेगा। इन चीजों को समझते हैं और इस पर ही एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दाब का प्रभाव, और इस पर ही है हेनरी का नियम, इसको भी आज समझेंगे। तो गैसों की द्रव में विलेयता मतलब कितनी गैस की मात्रा द्रव में घोल रही है, वही उसकी विलेयता कहलाएगी। तो गैसों की द्रव को विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 4 है: गैस की प्रकृति, विलायक, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। 4 चीजों में अपन ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारक क्या है? आपकी गैस की प्रकृति। जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती है या आयनीकृत होती है, वह गैस अधिक द्रव में विलय होती है। इसका मतलब यह है कि कोई गैस जिसमें अपन किसी को घोल रहे, मतलब किसी भी गैस को विलायक में घोल रहे, वो यदि उसके साथ क्रिया करके यौगिक बना दे तो वो गैस ज्यादा घुलनशील होगी। तो यहाँ पर जैसे समझे कि मैंने अमोनिया गैस को किस में घोला है? द्रव में घोला है। अमोनिया गैस किस में घोली? मैंने द्रव में घोली है, मतलब H2O में घोली है। तो एक यौगिक बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यौगिक बना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अमोनिया गैस ज्यादा क्या रहेगी? घुलनशील रहेगी। सेम टू सेम कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने किस में घोल दिया? वाटर में घोल दिया। तो एक यौगिक बन गया हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। मतलब यह भी गैस क्या होगी? ज्यादा घुलनशील होगी। किसमें? द्रव में। तो पहला कारक क्या है? गैस की प्रकृति। कभी अपन गैस को घोल रहे द्रव में और वो यौगिक बना ले तो वो गैस क्या होगी? ज्यादा घुलनशील होगी। आगे की बात करें तो आगे की बात अपन समझते हैं। दूसरा कारक, इसका अपोजिट वाली बात करते हैं। अपोजिट वाली बात मीन्स क्या होगा? जो गैस विलायक से क्रिया कर यौगिक नहीं बनाती है। अभी अपन पढ़ के आए कि यौगिक बनाती है तो ज्यादा घुलनशील रहेगी। इसका अपोजिट, यदि जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है, मतलब कोई यौगिक बनाने या क्रिया करने का काम ही नहीं रहेगा, वह गैस कम घुलनशील होती है। एग्जाम्पल में O2, H2 और N2। थर्ड बात, गैस की प्रकृति में, जिस गैस की रासायनिक संरचना जल की रासायनिक संरचना के समान होती है, वह गैस जल में अधिक घुलनशील होती है। इसका मतलब यह है कि जल मतलब क्या है? H2O। कभी अपन जल में किसी गैस को घोल रहे हैं, अब जल की संरचना और जो गैस को घोल रहे हो उसकी संरचना यदि समान हो गई, जैसे यहां पर दिखा एग्जाम्पल में है S, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन परिवार का ही है, तो लगभग इनकी संरचना क्या है? पी ब्लॉक के दोनों तत्व है, समान है, तो यह गैस उसमें क्या होगी? ज्यादा घुलनशील होगी। चौथा आपका जो कारक है गैस की प्रकृति में, जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वह ज्यादा घुलनशील होती है। तो गैस की प्रकृति, द्रव में गैस घुल रही है, इसको प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक क्या था? गैस की प्रकृति। अब गैस की प्रकृति में भी 4 कंडीशन अपन ने देखी। यदि गैस किसमें घुल रही है? द्रव में घुल रही है और यौगिक बना दे तो ज्यादा घुलनशील होगी, यौगिक नहीं बनाए तो वो कम घुलनशील होगी। तीसरा, यदि जल में अपन किसी भी गैस को घोल रहे और उसकी संरचना लगभग क्या हो? समान हो, तो वह गैस क्या होगी? आराम से घुल जाएगी ज्यादा। और चौथा, अवशोषण गुणांक ज्यादा होगा तो गैस क्या हो जाएगी? ज्यादा घुल जाएगी। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक क्या हुआ? गैस की प्रकृति। दूसरा कारक है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, यहां पर विलायक की प्रकृति में समझते हैं, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है मतलब यदि बंध क्या हो? समान हो। जैसे NH3HCl जैसे गैस जल में अधिक घुलनशील होती है, परंतु कार्बनिक विलायकों यौगिकों में कम घुलनशील होती है। मतलब इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ध्रुवीय में
ध्रुवीय प्लस ध्रुवीय ज्यादा घुलनशील होगा, अध्रुवीय प्लस अध्रुवीय कम घुलनशील होगा। ध्रुवीय अध्रुवीय कम घुलनशील होगा। ध्रुवीय में ध्रुवीय गैस आसानी से घुल जाएगी, अध्रुवीय में अध्रुवीय गैस आसानी से घुल जाएगी, पर इन दोनों को कभी मर्ज कर दे तो वो गैसें आसानी से घुलने वाली नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो विलायक की प्रकृति दूसरा कारक था। तीसरा कारक है आपका तापमान का प्रभाव। तापमान के प्रभाव को अपन समझते हैं, तापमान का प्रभाव को समझते हैं। देखिए तापमान ये एक नॉर्मल चीज है। अपन किसी भी चीज में अपन जैसे टेम्परेचर देते हैं पानी को, तो उसमें से गैस क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है, स्किप हो जाती है, भाप के रूप में क्या हो जाती है, बाहर। अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि किसी भी द्रव में गैस को घुलना चाह रहे हैं और आप ताप दे रहे हो, मतलब गैस क्या होगी, बाहर होगी। तो तापमान, तापमान का मतलब क्या है, टेम्परेचर। यदि किसी गैसों की द्रव में विलेयता सदैव उष्माक्षेपी होती है, उष्माक्षेपी होती है, तो तापमान यदि क्या होंगे, बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। और तापमान कभी क्या रहेगा, कम रहेगा, तो विलेयता क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। एक नॉर्मल, ये तो अपने घरों में ही अपन ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अपन यदि गैस पर पानी रखेंगे और टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा देंगे तो गैस क्या होगी, स्किप होगी, बाहर होगी। अपन को कभी गैस को उसमें घोल के रखना है तो तापमान को क्या रखना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। तो ये थर्ड कारक था। कम तापमान पर गैस की विलेयता द्रव में ज्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। गैस की प्रकृति में 4 कारक आपको समझाए मैंने। विलायक की प्रकृति समान समान, मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, और अध्रुवीय ध्रुवीय घुलने वाले नहीं है। थर्ड, तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर ज्यादा तो विलेयता कम, टेम्परेचर कम तो विलेयता ज्यादा। और फोर्थ पॉइंट है आपका दाब का प्रभाव। दाब, दाब मतलब प्रेशर। ये अपन एग्जांपल अपन समझ सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, सोडा वाटर, जहां पर आपको घुली हुई दिखती है क्या, गैसें। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अपने पास स्प्राइट है, स्प्राइट का ढक्कन जैसे ही खोलते हैं, जैसे ही खुला स्प्राइट का ढक्कन, गैस क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। मतलब जब तक दाब लगा हुआ था तब तक गैस क्या हो रही थी, उसमें घुलनशील थी, पर जैसे ही दाब हटा गैस क्या हो गई, बाहर हो गई। ये हेनरी के नियम पर आधारित है। हेनरी ने यही बात बोली कि किसी भी गैस को द्रव में घोलना है तो दाब को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। अत्यधिक दाब भी रखोगे तो जिसमें भी आप गैस घोल रहे हो उसका फूटने का चांस रहेगा। तो समझते हैं दाब के प्रभाव को। गैसों की द्रव में विलेयता दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम द्वारा व्यवस्था किया जाता है। हेनरी ने 1805 में प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रव में विलेयता दाब के प्रभाव के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में गैस के मोल प्रवाह उसके दाब के क्या होते हैं, समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझते हैं अपन। वही बात है, एक निश्चित ताप पर द्रव विलयन में गैस के मोलों की संख्या, निश्चित ताप पर द्रव में गैस के मोलों की संख्या उसके दाब के क्या होंगे, समानुपाती। यहाँ पर यही बात में बोली उन्होंने कि गैस के मोलों की संख्या मान लो x, आपने दाब क्या लगाया P, ये आपस में क्या होंगे, समानुपाती। मतलब गैस जितने भी गैस घोलना है उतनी अधिक मात्रा में क्या लगाना पड़ेगा, अपन को दाब लगाना पड़ेगा। द्रव के सतह पर गैस का दाब जितना अधिक होगा वह गैस द्रव में उतना ही अधिक विलय होगी। बात वही है कि आप द्रव की सतह पर जितना ज्यादा मात्रा में दाब लगाओगे उतनी ज्यादा मात्रा में गैस क्या हो जाएगी, द्रव की सतह में अंदर अंदर घुलती जाएगी। इसे बोलते हैं हेनरी का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी आधार पर आगे अपन बात करते हैं। यहां पर समझ सकते हैं, मैंने यहां पर आपको बोला जो P होगा वो समानुपाती होगा, क्या होगा, मोलों की संख्या के। और समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक लगेगा जिसे बोलेंगे हेनरी का केच, या हेनरी कांस्टेंट बोल सकते हैं। विभिन्न गैस के लिए केच का मान भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग गैसों के लिए कोई गैस ज्यादा घुलेगी, कोई गैस कम घुलेगी, तो विभिन्न गैसों के लिए केच मतलब हेनरी कांस्टेंट का मान क्या होगा, अलग अलग।
केएच का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति वही बात बोली, ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, इस हिसाब से केएच का मान भी निर्भर करेगा। केएच का मान जितना अधिक होगा गैसों की द्रव में विलेयता उतनी ही कम होती जाएगी। अब ज्यादा केएच है तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिसीमाएं। परिसीमाओं का मतलब क्या है कि क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन मीन्स कहाँ कहाँ पर गैस ज्यादा घुलेगी, कहाँ कहाँ पर गैस कम घुलेगी दाब लगाने पर। तो देखिए, ताप और दाब न बहुत अधिक हो ना ही बहुत कम हो। ज्यादा ताप होगा तो भी क्या होगा, टेम्परेचर मतलब फूटने की चांस रहेगा। ज्यादा ताप रहेंगे तो गैस क्या हो जाएगी, स्किप होगी। दाब ज्यादा हुआ तो फूटा, कम हुआ तो गैस घुलनशील नहीं हो पाएगी। गैस की विलायक में विलेयता कम हो, गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया ना होती, यह नियम SO2, NH3, HCl आदि गैसों के साथ लागू नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अपन जैसे चिप्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो वहां पर यदि गैस कभी उसमें क्या कर लेती, द्रव से क्रिया कर लेती तो एक नया यौगिक बना देती। तो जो भी गैस आप किसी द्रव में घोल रहे हो तो उनकी क्रिया आपस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन गैस काहे के लिए घोलते हैं, किसी भी चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। अब सुरक्षित रखने के लिए करते हैं अपन ये चीजें, तो इस तरीके से कभी देखें तो कभी गैस क्रिया कर लेगी, जैसे चिप्स में कभी क्रिया कर ली तो स्वाद चेंज हो जाएगा। यदि अपन ने कोका कोला में वो गैस कभी क्या कर ले, वो द्रव से क्रिया कर ले तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अपन चाह रहे हैं कि गैस केवल उसको सुरक्षित रखे, तो ये पॉइंट का मतलब ये है कि गैस की विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। यदि अभिक्रिया हो गई तो टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यह नियम किस पे लागू नहीं होता, SO2, NH3, HCl आदि गैसों के साथ लागू नहीं होता, क्योंकि ये तीनों गैसें क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। अगला है, द्रव में घुलकर गैस का संयोजन वियोजन नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है, किसी भी द्रव में आप गैस घोल रहे हो तो वह तो ना तो टूटना चाहिए ना ही क्रिया करना चाहिए, मतलब ना तो संयोजन होना चाहिए मतलब जुड़ना चाहिए, और ना ही वियोजन मतलब टूटना चाहिए। ये कुछ इसकी क्या है, परिसीमाएं। ये था अपना हेनरी का नियम कि किसी भी गैस में, किसी भी गैस को द्रव में घोलना है तो दाब को ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। ओके बेटा, अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, क्योंकि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी बहुत काम के हैं और इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।